नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और शाम के 7 बजने जा रहे हैं। ये वक्त है कश्मीर एक्सप्रेस का। आइए अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से आपको जोड़ते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। महकमा मौसमियात की पेशन गोई हुई सही साबित। जम्मू कश्मीर में बदले मौसम के मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। पुलवामा में एनकाउंटर के दौरान सीआरपीएफ का जवान शहीद, एक मकामी बाशिंदे को भी गोली लगी। पत्थरबाजों की मदद और अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट्स फरार। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, रियासत में खवातीन के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर नहीं देनी होगी किसी तरह की स्टाम्प फीस। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर जानकारी दी। और रमजान और अमरनाथ यात्रा के दौरान एक तरफा सीज फायर को लेकर श्रीनगर में मीटिंग। सीएम महबूबा मुफ्ती की सदारत में हुई मीटिंग। फौजी और पुलिस के अफसरान भी मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीएम के कदम को मुस्बत बताया। आप देख रहे हैं जी सलाम और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बदले मौसम की। और जो मिजाज है मौसम का वो लगातार बदल रहा है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई सही साबित हुई है। तेज आंधी के साथ साथ झमाझम बारिश हुई है और 12 घंटे का जो ये अलर्ट जारी हुआ था उसको देखते हुए ये सही साबित हो रही है। किसानों को अभी दवाओं का छिड़काव न करने की सलाह भी दी गई थी मौसम के महकमे के जरिए और साथ ही महकमा ज़राअत के जरिए। तो तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई है और ये पेशन गोई महकमा मौसमियात ने पहले ही कर दी थी। 12 घंटे का अलर्ट भी जारी हुआ था और अभी फिलहाल महकमा ज़राअत ने किसानों से कहा है कि वो दवाओं का छिड़काव न करें, इस बारिश को पहले पूरी तरह से थम जाने दें। तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और ये पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही कर दी गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी ऊंचे इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बर्फबारी की बात सामने आई थी, बर्फबारी हुई थी और इसका असर अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया के कई इलाकों में और खासतौर से मैदानी इलाकों में साफ देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम के हालात बदले, कई इलाकों में तेज बारिश की खबर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। जी, क्या खबर आ रही है मौसम के हवाले से? बिल्कुल इमरान, रियासत जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता साल ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई। हम ज्यादातर इलाकों में गुरेज, टंगदार, लीपा वैली, नीलम वैली, करना और ऊपरी इलाके पूंछ, मंजाकोट, छमकोट और ये वो इलाके हैं जहां बर्फबारी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन गुज़श्ता साल उतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई जिसका बराह रास्त असर जो है इन दिनों हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है। और मौसम ने विभाग ने जो ताजा तरीन एडवाइजरी जारी की है उसमें अगले 48 घंटों के दौरान जो है मौसम जो है अबर आलूदा रहेगा, बारिशें होंगी और बारिशों ने अपना आज जो रंग है वो बिखेर दिया, जिसमें श्रीनगर शहर, बारामूला, कुपवाड़ा, जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बारिशें हुई। इन बारिशों से आम जिंदगी किसी हद तक मुतासिर भी रही, जिससे मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम भी हुई। बिजली कई इलाकों में कट के रह गई, यहाँ तक कि शहर श्रीनगर के कई इलाकों में बिजली आती जाती रही और इसके अलावा बारामूला, अनंतनाग में भी तेज हवाएं चलने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। महकमे मौसमियात ने 48 घंटे तक इसी तरह के मौसम रहने की पेशगोई की है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मार्च के बाद जब कश्मीर में मौसम यकसर तब्दील हो जाता था और यख बस्तर सर्द हवाओं से निकलकर गर्मियों की तरफ यहाँ का जो अवाम है थोड़ा सा बाहर आते देख रहा था। लेकिन अब महकमे मौसमियात ने जो पेशगोई की उसके ऐन मुताबिक गुज़श्ता महीने भी, इस महीने भी बारिशों का सिलसिला है जो अब जारी है। 2-3 दिन तक मौसमियात के अफसरान क्या कहते हैं सैयद तजम्मुल, ये मौसम जम्मू कश्मीर के लिए जो ये बदलता मौसम कैसा है? ये ठीक है, ज़राअत की अगर हम बात करें तो अभी किसानों को दवा न छिड़कने की सलाह दी गई है, इससे नुकसान है कि या कुछ फायदा भी हो सकता है?
बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं इसके, क्योंकि ये जो सीजन है आज का, जहां पर ऑर्चर्ड्स के साथ यानी मेवा बागात के साथ जिन लोगों का ज्यादा कारोबार है, उनके लिए दवाई छिड़कने का न मशवरा देते हुए महकमा ज़राअत के आला अफसरान ने कहा कि क्योंकि अगर हल्की सी बारिश भी हुई तो जो दवाई का असर है वो दरख्तों पे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो मेवा बागात के साथ साथ जितने भी फल फूल वगैरह यहाँ से उगते हैं निकलते हैं, उन्हें ज्यादा नुकसान होने का खदशा रहता है। लिहाजा ये जो बेवकत और बेहंगम मौसम की जो तब्दीली अक्सर देखने को मिलती है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। लेकिन साथ ही साथ जो दूर दराज इलाके हैं जहां पर ज्यादा बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सके, कई इलाकों में महकमा डिपार्टमेंट मुख्तलिफ, वहां पर भी रोड में फिसलन और बाकी चीजें रहने का एहतमाल है। इसी तरह आपको याद होगा इमरान की कारगिल लद्दाख और उसके बाद शोपियान का जो मुगल रोड था वो खुल गया था। इसके बाद दीपा वैली से जो करना की तरफ रास्ता जाता है वो रास्ते खुल गए थे, लेकिन इसी बीच विंड स्टॉर्म की वजह से कई दरख्त जो है वो उखड़ना शुरू हो गए हैं और नॉर्थ कश्मीर, सोपोर, बारामूला में इस तरह की खबरें मौसूल हुई। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विंड स्टॉर्म है इसमें बारामूला, सोपोर में बाद दोपहर जो है वो काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि काफी ज्यादा जो मकबूल आम दरख्त है जो काफी मेवा वगैरह हासिल किया जाता है उन्हें नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह से जो पावर सप्लाई है उसमें भी खलल पड़ा है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटे के लिए इसी तरह के मौसम यानी कभी धूप कभी छांव की जो पेशगोई की है उसके हवाले से लोग काफी तशवीश में हैं। बिल्कुल तेज बारिश जिसको लेकर के खास तौर से लोग तैयार नहीं रहते हैं इस मौसम में, लेकिन हालांकि इसकी पहले से पेशन गोई कर दी गई थी, उसका असर दिखने लगा है। और जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी, और ये तो सिलसिला मौसम में बदलाव का, जैसा कि सैयद तजम्मुल बता रहे हैं, दूसरा होता है इस मौसम में। खासतौर से गर्मी की आहट होने लगती है, लेकिन इधर मौसम एकदम से बदला है और एक अलग ही सिमत में मौसम जाता हुआ नजर आ रहा है। इससे माहौलियात पर भी असर पड़ता है, आम जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मुतासिर होते हैं तमाम लोग। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक मकामी बाशिंदा जख्मी हुआ है। वहीं अंधेरे और पत्थरबाजी का फायदा उठाकर मिलिटेंट्स भागने में कामयाब रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बारपुरा गांव में फौज के जवानों और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन पत्थरबाजों की वजह से दहशतगर्द भागने में कामयाब रहे। हालांकि मुठभेड़ के दौरान दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया, जबकि क्रॉस फायरिंग में एक मकामी बाशिंदा जख्मी हो गया है। वहीं 2 इमारतें भी नेस्तनाबूद हो गईं। पुलवामा से मिली जानकारी के मुताबिक टाकिया वागम इलाके में 3 से 4 मिलिटेंट्स बीती रात आए थे। इसका पता चलते ही आधी रात के बाद फौज की 55 RR, SOG और सीआरपीएफ की टीम ने गांव की घेराबंदी कर ली। जवानों ने जैसे ही दहशतगर्दी का ठिकाना बने मकान की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की तो मिलिटेंट्स ने जवानों पर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए और उसके बाद उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबी गोलीबारी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। इसमें सीआरपीएफ का एक जवान मनदीप सिंह शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे उसी वक्त श्रीनगर में वाक़ आर्मी के 92 बेस अस्पताल में लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। वहीं मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर एक मकामी बाशिंदा बशीर अहमद भी जख्मी हो गया। उसके कंधे पर गोली लगी है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पत्थरबाजों के नापाक इरादों की वजह से मिलिटेंट्स भागने में कामयाब हुए। इससे पहले भी कई बार पत्थरबाज ऐसी हरकतें कर चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए अक्सर नकाबपोश पत्थरबाजों की ओर से दहशतगर्दों की मदद की गई है। बीती रात में जनूबी कश्मीर के पुलवामा के बरगाम इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच 12:30 बजे रात तसादुम आराई शुरू हुई, जो कि सुबह 3 बजे तक दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला जारी रहा। ताहम दिन निकलते ही पत्थरबाजों ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन को कामयाबी से हमकिनार कराने में काफी रुकावटें हायल करी। उसके बाद आसपास के माहौल में भी थोड़ा सा तनाव आया और पत्थरबाजों ने कैसो या इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में बड़ी रुकावटें खड़ी की।
वादी में जारी इस तरह के पत्थरबाजों की वजह से कई ऐसे ऑपरेशन कामयाब होते होते रह गए। रियासत जम्मू कश्मीर में लगातार पत्थरबाजों की माफी को लेकर जिस तरह से रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोर्चा संभाला हुआ है, आने वाले कल में पता चलेगा कि इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ करने में, मिलिटेंटों को भगाने में सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए हायल पत्थरबाजों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि अतराफ व अकनाफ में आजकल सिक्योरिटी फोर्सेज के मिलिटेंटों के नजदीक पहुंचने के बावजूद कामयाबी से ऑपरेशन हमकिनार नहीं हो सके। फारूक वानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और वहीं इस मुठभेड़ के बाद किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंतजामिया ने खासतौर से इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया है। और बात पाकिस्तान के बर्खास्त वजीर आजम नवाज शरीफ की करें तो मुंबई दहशतगर्दाना हमले को लेकर बड़ा कबूलनामा सामने आया है उनका। उन्होंने माना है कि पाकिस्तान सरकार की मदद से दहशतगर्द सरहद पार करके भारत में पहुंचे थे। एक पाकिस्तानी अखबार को दिए इंटरव्यू के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने दहशतगर्दों को सरहद पार करके जाने और मुंबई में हमला करने की इजाजत क्यों दी। इस इंटरव्यू में साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में चल रहे 26/11 केस का ट्रायल पूरा न होने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की हिमायत करने की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। इधर रियासत की खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। उसमें से एक बड़ा फैसला यह है कि अब जम्मू कश्मीर में खवातीन के नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई जाती है तो उन्हें किसी तरह का कोई स्टाम्प फीस नहीं देना होगा। और इस तरह का अहम फैसला करने वाली जम्मू कश्मीर मुल्क की पहली रियासत भी बन गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए रियासत की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह ऐलान करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि रियासत में खवातीन के नाम ली जाने वाली प्रॉपर्टी पर स्टाम्प फीस का जो मामला था अब वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इस फैसले से कुनबों में बहन, बेटी, बीवी या फिर वालिदैन के नाम प्रॉपर्टी खरीदने को फरोग मिलेगा। महिलाओं को आर्थिक नीति से और डोमेस्टिकली उनकी एक एश्योरेंस के लिए, उनकी भविष्य को देखते हुए ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है हमारी सरकार ने। पूर्णिमा जी, इसका क्या फ़ायदा देखते हैं और ख़ासकर जो गरीब तबके की यहाँ महिलाएं हैं उनको क्या फ़ायदा देखते हैं इसका? जैसे कि आप भाई जानते होंगे कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हमारी चल रही हैं जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए लोन की बहुत सी योजनाएं छोड़ी हैं। अगर महिलाओं के नाम पे थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा भी अगर हो तो अगर वो अपना एक घर, अपना आशियाना बहुत अच्छे ढंग से बना सकती है, जिसमें काफ़ी सब्सिडी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये जो कदम उठा है ये बहुत प्रोत्साहनीय कदम है हमारा भारतीय जनता पार्टी मिलीजुली सरकार का कि हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने की ओर एक कदम और अग्रसर हो। इधर श्रीनगर में आज वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी की और इस मीटिंग में रियासत की फौज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामिया के कई आला अफसरान ने शिरकत की। वाज़ेह है कि कुछ दिनों कबल लीडरान ने यूनिफाइड कमांड की मीटिंग का मुतालबा किया था। इस मीटिंग में रमजान और अमरनाथ यात्रा के दौरान यूनिफाइड सीज फायर को लेकर तबादला ख्याल हुआ। वाज़ेह है कि 10 मई को सीएम ने मरकज से रमजान और अमरनाथ यात्रा के दौरान सीज फायर की अपील की थी और उसके बाद इस मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई थी। सीएम की यूनिफाइड कमांड की मीटिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सीएम महबूबा मुफ्ती का कदम मुस्बत है। रमजान के दौरान एकतरफा सीज फायर की उन्होंने हिमायत की है। वहां पे कहा कि आप हमें वहां पे कहिए कि हमें क्या करना चाहिए ताकि जो यहाँ पर कश्मीर में जो खून खराबा हो रहा है तो वो कैसे बंद हो जाए। तो उसने व्यूज़ मांगी, हर एक की ओपिनियन वो जानना चाहती थी कि हर एक पार्टी के ओपिनियन क्या है इस बारे में, कौन सी राय देंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सीज़ फायर जो है रमज़ान को मद्देनज़र रखकर सीज़ फायर होना चाहिए। तो महबूबा मुफ्ती के इस कदम का और इस पूरे पहल का कहीं ना कहीं जो अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने भी खैर मकदम किया है। और अगर हम बात करें तो शमीमा फिरदौस
जो कि यूनिफाइड कमांड की मीटिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर हैं, वो भी थी। शमीमा फिरदौस का रद्दअमल भी सामने आया है। उनका कहना है कि सीएम महबूबा मुफ्ती का ये कदम मुस्बत है। रमजान के दौरान एक तरफा सीज फायर की वो हिमायत करती हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मीटिंग में न कि सिर्फ शिरकत की थी बल्कि हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम भी किया था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही सोच रखती है कि रमजान और यात्रा का जो मौका होता है, खासतौर से अमरनाथ यात्रा का, उस दौरान एकतरफा सीज फायर किया जाए। और इसको लेकर के वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने लगातार मीटिंग्स का दौर चढ़ा कर रखा हुआ है। सैयद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ श्रीनगर से। सैयद तजम्मुल, वजीर आला की इस पहल का तमाम सियासी जमातें जो हैं दूसरी भी जम्मू कश्मीर की, वो खैर मकदम करी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख भी हुकूमत के साथ है। क्या लगता है इस सिमत में जो पहल हो रही है कितनी कारगर साबित होगी? क्या ये पहल अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? इमरान, देखिए, दरबार की मुंतकली के बाद ये रूटीन मैटर में यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुआ करती थी और ये पहली मीटिंग है जब दरबार की मुंतकली के बाद कल काबीना इजलास हुआ जिसमें फेरबदल हुए, अहम सियासी फैसले हुए, इंतजामी फैसले हुए। आज यूनिफाइड कमांड की मीटिंग रियासती वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने चेयर की। इस मौके पर इस मीटिंग में रियासत के चीफ सेक्रेटरी भारत भूषण व्यास, जीओसी नॉर्थ कमांड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, 14th, 15th और 16th कॉर्प्स के जीओसी और रियासती वजीर आला का मातहत स्टाफ भी मौजूद था। कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए गए और रियासती वजीर आला ने मुतनब्बिया की अफसरान को इन चीजों का खास ख्याल रखे जिसका गालिबन असर जो है आम जिंदगी में पड़ना है। रमजान के महीने में जो लोगों की मोमेंट है उसका खास ख्याल रखा जाए। सहरी और इफ्तारी के वक्त जो कि मोमेंट जो नमाज के वास्ते होती है उसमें खास ख्याल शहरियों का रखा जाए। चीफ मिनिस्टर ने आम शहरियों की जिंदगी को खास तौर पर जब ऑपरेशन हो खास ख्याल रखा जाए कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी न हो, आम शहरी तहफ्फुज के शिकार न हो। रमजान के दौरान जो है, जो रमजान टूरिस्ट सीजन और अमरनाथ यात्रा क्योंकि बिल्कुल नजदीक आ रहा है, इसलिए इस दौरान खास ख्याल रखा जाए कि हमें ज्यादा से ज्यादा सब्र और तहम्मुल बरतना होगा। ये इंतबाह रियासती वज़ीर आला ने फौज और पैरामिलिट्री फोर्स के आला अफसरान को किया। कम्युनिटी पुलिसिंग का खास दर्ज रहते हुए रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर SP वैद भी मौजूद थे। उन्हें बताया गया कि कम्युनिटी पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग का खास ख्याल रखा जाए और अवामी मामलात को हल करने में अपना कलीदी रोल अदा करें। आपसी तालमेल बढ़ाने का हुक्म देते हुए रियासती वज़ीर आला ने फौज, पुलिस और इंतजामिया को तालमेल बढ़ाने का दर्ज भी दिया। इमरान, आपको याद होगा कि यूनिफाइड कमांड की मीटिंग से कबल रियासती वज़ीर आला ने एक गैर मामूली फैसला करते हुए मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि माह मुबारक के मौके पर सीज फायर की पहल हमारी तरफ से की जानी चाहिए, जो उन्होंने अपील रियासत की तरफ से, रियासती हुकूमत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को की है। उसके बाद आज की यूनिफाइड कमांड की जो मीटिंग है इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता भी मौजूद रहे। फौज, पुलिस, सिविल और इंतजामिया के आला अफसरान भी इस वक्त मीटिंग में मौजूद रहे। बिल्कुल, क्या आपके पास आपके जराये के हवाले से क्या खबर है? क्या ये जो पहल है एक तरफा सीज फायर की माह मुबारक के मौके पर, इसे कबूल कर लिया गया है या फिर कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन थोड़ा कम सख्ती बरतने की उन इलाकों में जहां पर पब्लिक है, जो खासतौर से रिहायशी इलाके, वहां एहतियात बरतने की, या इफ्तार और सहरी के टाइम कुछ एहतियात बरतने की, इस तरह की कोशिश होंगी, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगी? ये क्या है, साफ हो पा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, जराया का अगर यकीन किया जाए, जो रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपनी बातें सामने रखी, उसमें जीओसी 14, 15 और 16 कॉर्प्स ने अपने चैलेंजेस बताए। रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर SP वैद ने अपने चैलेंजेस बताए कि सीज फायर के एकतरफा सीज फायर से उन्हें किन चैलेंजेस का मामला दरपेश है, जिस पर वज़ीर आला ने उन्हें सब्र और तहम्मुल बरतने की अपील की। उन्हें कहा कि पुलिस, आर्मी मुल्क की सबसे डिसिप्लिन के नाम से जानी जाती है, लिहाजा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कोलेटरल डैमेज के साथ साथ जब इनकाउंटर्स हुए हों, जब भी वहां से पत्थरबाज वहां से गुजरे हों, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार करने की, गोली चलने से कबल और कम से कम ताकत का इस्तेमाल करने की तलकीन की गई। वज़ीर आला के सामने अफसरान ने अपनी बातें भी रखी, अपने चैलेंजेस भी रखे, जिसका बरमला अतराफ भी रियासती वज़ीर आला ने किया कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक मीटिंग यूनिफाइड कमांड की CM चेयर करी है, होम मिनिस्टर भी हैं, वज़ीर आला भी हैं, और उन्हें भी याद दिलाया कि हमने जम्मू कश्मीर के खोए हुए अमन को वापस लाने की इनफरादी और इज्तिमाई कोशिश करनी होगी, जिसमें न सिर्फ ये सारी जिम्मेदारी सियासी लीडरान की है, बल्कि पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस और जो भी एजेंसीज यहाँ काम करती हैं, उन्हें भी अपना
कलीदी रोल अदा करना होगा, ताकि मामला जो है जैसे ऑपरेशन हो, कैसोज हो या क्रैकडाउन वगैरह चलाने हो, वहां पर थोड़ा सा सब्र तहम्मुल बरतें। और मतलब ये हमारे नाजरीन को आप साफ कर दीजिए कि एक तरफा सीज फायर नहीं हो रहा है, लेकिन एहतियात बरता जाएगा, ये बात हुई है। बिल्कुल, देखिए इमरान, चूंकि वजीर आला ने फैसला लेना है और अफसरान ने अपनी बात रखनी है। बाद में जो चीफ मिनिस्टर अपनी बात जो है, उन्होंने आज भी एक स्टेटमेंट दिया था, नईम अख्तर अंद्राबी का स्टेटमेंट आया, जिसमें वो चाहते हैं कि जो कुल पार्लिमानी वफद, जो कुल जमाती वफद वजीर आजम से या राजनाथ सिंह मरकजी होम मिनिस्टर से मुलाकात होंगे, उसमें उन्होंने अलहदगी पसंदीदान से भी अपील किया कि वो भी इस वफद में शामिल हो जाए। गोया इसका मतलब ये हुआ कि अगर वजीर आला की इस अपील का उतना ज्यादा मुस्बत रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन फिर भी सियासी तौर पर एक पहल हुई है। अब जो मिली जुली रिपोर्ट जो है एजेंसीज की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसका मुशाहिदा वजीर आला करेंगे। उसके बाद एन मुमकिन है कि वजीर आजम से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और इनके चैलेंजेस जो है सिक्योरिटी फोर्स, उनको भी सामने रखा जाएगा। और क्योंकि जिस तरह से वजीर आला ने साफ कहा कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि कश्मीर वादी में कई इलाकों में अब सफर का कानून नाफिज है, लिहाजा दबे होठों से ही हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पर एक अपील की गई है, दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई है कि वो थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखाएं। आने वाले काल में इसका फैसला मरकज को करना है और रियासती हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जितना अभी देखने में नजर आता है। और आज जो मीटिंग हुई थी खासतौर से यूनिफाइड कमांड के साथ, वो बेहद अहम मानी जाएगी। उसमें दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। और पीएचई वजीर शमा, अगर हम बात करते हैं श्यामलाल चौधरी की, तो आज अवामी उन्होंने दरबार लगाया। दरबार के दौरान लोगों ने श्यामलाल चौधरी को अपनी तमाम परेशानियों से रूबरू कराया और इस मौके पर श्यामलाल चौधरी ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस इलाके में पानी के रिसोर्सेस काफी हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मजीद वाटर प्लांट लगाए जाएंगे। गर्मियों का मौसम आते ही जिस तरह से पानी की दिक्कत पैदा हो जाती है, उस पर बात करने के लिए श्यामलाल चौधरी हैं, पीएचई मंत्री हैं। सर, आप बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने, गर्मियों में खासकर जम्मू में पानी की दिक्कत हो जाती है, क्या प्लान है आपके पास? जहाँ तक आप जो चैलेंज की बात है, जम्मू में पानी की कोई कमी नहीं है, पानी सफिशेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कहीं कोई पुराना जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क लगा उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन जम्मू शहर में तो मैं कहूँगा पीछे सारे ईरा के थ्रू हमने जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सारा नया लगा हुआ है, उसमें कनेक्शन कर दीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो छोटे मोटे कनेक्शन की बात है। शहर में पानी सफिशेंट वाटर है, कमी नहीं है। और इसी हिसाब से आगे अगर सराउंडिंग में बात कीजिए, पानी की सिर्फ प्रॉब्लम ये थी पीछे को ड्राट का, जो बारिश नहीं होने की वजह थी, लेकिन फिर बारिशें भी होगी। अब पानी जो हर जगह जा रहा है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है कि नई हैबिटेशन बनती रहती है, अगर कोई नए मकान बनेंगे, नई हैबिटेशन बनेगी, वहाँ को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगना है, ये रेगुलर प्रोसेस है। ये तो कहेंगे जी पीएचई का एक बार पानी का काम खत्म हो गया उसमें बात नहीं होगा, ये रेगुलर प्रोसेस है, ये काम चलता रहता है। लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगा अभी पानी की जम्मू शहर में कोई दिक्कत नहीं है। सर, पानी की दिक्कत नहीं है जिस तरह से आपने कहा, लेकिन बिजली की दिक्कत ऐसी हो गई है कि बिजली नहीं होगी तो मोटर ऑन नहीं होगी, मोटर ऑन नहीं होगी तो पानी नहीं जाएगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक बिजली की बात है वो तो सही प्रॉब्लम है कि बिजली पानी का आपस में रिलेशन है, ये दोनों आपस में कनेक्ट। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी का हम कहेंगे कि मोटर ही नहीं चलेगी, पानी कहाँ से होगा। लेकिन बिजली का भी नेटवर्क काफ़ी जो सुधार हुआ है, लेकिन अब हमारे नए मिनिस्टर भी पावर के बने हैं, नौजवान हैं, वो लगता है कि जो जल्दी इसमें ज़्यादा सुधार करेंगे। और सुधार होने से अगर बिजली भी ठीक रहेगी, पानी भी ठीक रहेगा, लोगों को ठीक तरीके से पानी। सवाल सर ये होगा कि पानी का जो आपने कहा सफिशिएंट पानी है, तो क्या जो शीतली प्लांट है वैसा ही एक और प्लांट बनाने की बात हो रही थी, वो कहाँ तक पहुँची? जैसे शीतली का प्लांट है, हमने जैसे दरिया चनाब से पानी उठाने का जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल ऑन प्रोग्रेस है। और मेरी कोशिश है कि उसकी जल्दी से जल्दी वो थ्रू हो जाए और उसका जल्दी हम फाउंडेशन स्टोन डालें, ताकि वहाँ पानी आने से जो छोटी मोटी पर आने वाले 2030 तक उसकी पानी में दिक्कत नहीं है। वो प्रोजेक्ट जल्दी हम थ्रू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। श्यामलाल चौधरी जिनका कहना है कि बिजली और पानी का चोली दामन का साथ है, हालांकि पानी है लेकिन बिजली की दिक्कत जो है वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगी, तो पानी की जो कमी है कुछ इलाकों में उसको भी पूरा मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू।
और जम्मू कश्मीर पीडीपी खवातीन विंग की नई स्टेट प्रेसिडेंट सफीना बेग का जम्मू में पहला दौरा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से खवातीन के लिए बहुत से नए कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरह जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से स्कीमें चलाई जा रही हैं, उससे खवातीन को बेहद फायदा होगा। तो आपको बता दें कि लगातार खवातीन के हक में फैसले लिए जा रहे हैं और ये बात जम्मू कश्मीर पीडीपी खवातीन विंग की नई स्टेट प्रेसिडेंट सफीना बेग ने की। उनका पहला जम्मू दौरा था, उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया और कहा कि उन्होंने खास तौर से बताया कि खवातीन के लिए जम्मू कश्मीर सरकार नए कदम उठा रही है और जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, उससे खवातीन को बेहद फायदा हो रहा है। इधर रियासती वजीर तवानाई सुनील कुमार शर्मा, नईम अख्तर, आशिया नक्काश ने पावर ग्रिड के कामकाज का जायजा लिया। वजीर तवानाई सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि इससे पहले कई सरकारें इख्तिदार में आई, लेकिन किसी ने भी पावर ग्रिड के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। साथ ही मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी गई कि इस ग्रिड से कारगिल और बांदीपुरा में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। इसके साथ ही गांदरबल के रंगील रिसीविंग स्टेशन का भी दौरा उन्होंने किया और प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर को काम में तेजी लाने की हिदायत भी दी है। बेसिकली आज हम इस आलस्टेंग ग्रिड को यहाँ पे विजिट करने आए हुए हैं। मेरे साथ ऑनरेबल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नईम अख्तर साहब, ऑनरेबल एमओएस मैडम आसिया साथ हैं, कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे हृदय जी, डेवलपमेंट कमिश्नर हमारे साथ हैं। चूँकि ये जो ग्रिड है जिससे पूरे कश्मीर वैली का एक पावर का निज़ाम जो है, पावर का सिस्टम जो है वो चेंज होगा। ये काफ़ी देर से एबेंडन है, पिछले लगभग 10 सालों से इस पर कोई काम नहीं हुआ। मुझे बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि लगभग 2008 से लेके आज 2018 हो गया, जिसमें 3 सरकारें चली। एक सरकार पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यहाँ साबका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब भी पावर मिनिस्टर रहे, लेकिन इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। इधर त्राल के एमएलए मुश्ताक अहमद शाह ने भाजवानी इलाके का दौरा किया। इलाके में चल रहे स्टेडियम के काम का उन्होंने जायजा भी लिया। मुश्ताक अहमद शाह ने कहा कि ये 4 करोड़ का प्रोजेक्ट लंबे अरसे से पेंडिंग था। इस मौके पर कई अफसरान भी उनके साथ मौजूद रहे। माह रमजान की आमद अगले हफ्ते अगर हम बात करते तो होने वाली है और जिसकी तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं और इसी के मद्देनजर पुंछ के डीसी ने मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग में तमाम मज़ाहिब और तबके के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम तबके के जरिए अपील की गई है कि रमजान के महीने में बिजली, पानी और दीगर जरूरियात की चीजों को बेहतर सहूलियात फराहम कराई जाए ताकि लोगों को जरूरी अशिया के लिए लोगों को भटकना ना पड़े। डीसी पुंछ, अगर हम बात करते हैं डीडीसी पुंछ की, तो एजाज अहमद ने हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का यकीन दिलाया है। यार रुक रहे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बात करेंगे शोपियान की। आज शोपियान में 16 दिनों के बाद रौनक वापस लौट आई है और इन 16 दिनों के बाद शोपियान के बाजारों में चहल पहल देखी गई है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों शोपियान में एनकाउंटर के बाद शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हो गई थी, जिसमें कि 7 शहरियों की मौत के बाद हालात कशीदा थे। इसके मद्देनजर अलहदगी पसंद लीडरों ने बंद की कॉल दी थी। हालात काबू में आने के बाद फिर से अब शोपियान में मामूलाते जिंदगी पटरी पर लौट रही है। तो 16 दिनों के बाद बाजारों में शोपियान के रौनक। और जम्मू में आज सरकारी मेडिकल कॉलेज में इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया, जिसके मेहमान खुसूसी रियासती वजीर सेहत डॉक्टर देवेंद्र मान्याल रहे। इस प्रोग्राम में मुकर्रीन ने नर्सों की देवी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद किया, वहीं उनके बताए रास्ते पर चलने की ताकीद भी की। इस मौके पर नर्सों ने कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया। रियासती वजीर सेहत ने कहा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जानिब से की गई जो कोशिश है उससे समाज को एक खिदमत मिलती है, भलाई के लिए कोशिश की गई थी और आज नर्सें उसी रास्ते पर चलकर लोगों की खिदमत कर रही हैं। जो नर्स हमारी बेटियां हमें अच्छा काम करती हैं, उनको प्रोत्साहन देना, उनको मोटिवेट करना, जो अच्छा काम करती हैं उनको अवार्ड भी देना,
सब मिला के एक अच्छा एक कल्चर प्रोग्राम भी यहाँ पे हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डी है हमारे सिस्टम की, इनके बगैर जो है हमारा हेल्थ सिस्टम ये सर्वाइव नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में हर साल की तरह इस साल भी 12 जून को नर्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में भी हर साल नर्स डे बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार डेंटल अस्पताल की नर्सों ने इस मौके पर ब्लैक डे मनाया। नर्सों ने इल्जाम लगाया कि उनकी जायज मांगों को आला ओहदेदारों की जानिब से पूरा नहीं किया गया है। नर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगे कई बार सरकार के सामने रखी, लेकिन अफसरान ने इसके लिए कोई यकीन दहानी नहीं कराई है। वाज़ेह है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 12 जून को नर्स सिस्टम की बुनियाद रखी थी। 12 मई को बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के इश्तिराक से एजस आर्मी कैंप की जानिब से बांदीपुरा में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 15 मेडिकल स्पेशलिस्ट ने मकामी लोगों की मेडिकल जांच की। इस कैंप में 300 से ज्यादा बच्चे और मर्द और खवातीनों ने हिस्सा लिया, अपनी मेडिकल जांच कराई। कैंप की जानिब से मुफ्त में दवाइयां भी तकसीम की गई। आर्मी के इस इकदाम की मकामी लोगों ने खूब तारीफ की है। अजस में जो आज मेडिकल कैंप है, ये कैंप 13 आर के साथ हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के थ्रू ये कैंप लेते हैं और ये कैंप हर साल यहाँ पर हम आते हैं। अभी तो हमारे पास करीबन 200 मरीज अभी तक आ चुके हैं और सभी तरीके के बच्चे, औरतें, और हमारे पास सभी फिजिशियन, सभी स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ हमारे पास आँख के डॉक्टर, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन सभी यहाँ अवेलेबल है और सभी तरीके के पेशेंट हमारे पास यहाँ भी आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने आज गांदरबल के शल्लाबुग में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में कुल 80 टीमों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का पहला मैच आज कंगन 11 और ग्रीन 10 के बीच डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सईम मुस्तफा ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट से रियासत के खिलाड़ियों की काबिलियत खुलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से मतलब पर्सनली तो मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से यहाँ पे उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सीईओ साहब का, हमारे जो नए आशिफ बुखारी साहब हैं, जिन्होंने ये स्टेप लिया कि डिस्ट्रिक्ट्स में टूर्नामेंट्स होंगे यहाँ पे। उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है, हमें 80 टीम्स इन्होंने दी हैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लिए, और उसमें ये चीज़ आप देखिए 80 टीम्स में कितने प्लेयर्स खेलेंगे। अगर आप 15 करते हैं तो आप देखिए कितने प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हैं। तो उसमें ऐसा होगा कि जो भी यहाँ पे रॉ टैलेंट होगा, जो भी लड़का यहाँ पे परफॉर्म करेगा, उसको मौका मिलेगा कि वो जेकेसी की तरफ से खेले, स्टेडियम में खेले, एक एनवायरनमेंट उसको मिलेगा कि क्या क्रिकेट है, उसको पता चलेगा कि क्रिकेट कैसा है, क्या है। तो ये टैलेंट बाहर नहीं आता था, लेकिन आज जबकि जेकेसी ने ये स्टेप उठाया तो उसकी वजह से हमें बहुत सारा रॉ टैलेंट मिलेगा, जो कि लड़के यहाँ पे एक उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इधर कश्मीर के बांदीपुरा में सरकारी स्कूलों में जरूरी सहूलियात की कमी की वजह से स्कूली तलबा को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर 270 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन न तो उनके बैठने के माकूल इंतजाम है और न ही स्कूल में टॉयलेट है। बच्चे तालीम हासिल कर सकें, इसके लिए सरकार की जानिब से शुरू से ही मंसूबे चलाए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर सच्चाई वो नहीं होती जो दिखाई जाती है। वजह है जिम्मेदारों की लापरवाही। बांदीपुरा जिला हेडक्वार्टर से महज 1.5 किलोमीटर दूर लंक्रेशीपुरा इलाके में वाक़े गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में 270 बच्चे तालीम हासिल करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि स्कूल में टॉयलेट नहीं है, इसलिए जरूरत पड़ने पर बच्चों को अपने घर जाना पड़ता है। ऐसे में घर जाकर आना उन्हीं बच्चों के लिए मुमकिन होता है जो स्कूल के आसपास रहते हैं, लेकिन जो दूर दराज के इलाके से स्कूल आते हैं उनका क्या? स्कूल में टॉयलेट को भी तरजीह दी जानी चाहिए थी। हमें कम से कम 2 अदद बाथरूम भी चाहिए। स्कूल में इस वक्त 270 बच्चे हैं, तादाद और भी बढ़ सकती है, लेकिन स्कूल में सिर्फ 3 ही कमरे हैं, जो इन 270 बच्चों के लिए नाकाफी है। अब अगर बच्चे एडमिशन लें भी तो बैठेंगे कहाँ? ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने इस परेशानी की जानकारी महकमा तालीम के अफसरान को नहीं दी। इलाके के लोगों ने कई दफा स्कूल की इमारत और टॉयलेट बनवाने को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। काम शुरू भी हुआ, लेकिन साल 2016 में आधे अधूरे हालात में काम रुक भी गया। 2015 में एक दूसरी बिल्डिंग
सैंक्शन हुई, जिसके बाद उसके इनाग्रेशन भी हुई और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। और 2 महीने के अंदर अंदर पहली स्टोरी के 2 कमरे तैयार हुए, उस पर स्लेब भी डाली गई और उसके बाद उस स्लेब के ऊपर 2 कमरे और आए, वो भी सैंक्शन होके आए और 2 महीनों के अंदर अंदर वो कमरे 2 भी तैयार हुए। लेकिन बाद में 2 साल हुए, लगातार 2018 चल रहा है, तब से आज तक इस बिल्डिंग पर काम रुक गया है। न जाने क्या, ऊपर से छत भी करनी है, खिड़कियां भी नहीं है, दरवाजे भी नहीं है। दूसरी एक बड़ी मुसीबत हमें ये है कि हमारे इस एक इमारत में जिसके 4 कमरे हैं, इसके इर्द गिर्द जो दीवार बंदी है वो दीवार नहीं है। जी मीडिया की टीम बांदीपोरा चीफ एजुकेशन ऑफिसर से जानना चाहती थी कि आखिर तकरीबन 30 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद बनाई जा रही 5 इमारतें अभी तक बनकर तैयार क्यों नहीं हुई। आप खुद सुनिए इस पर क्या कहा उन्होंने। इसमें पहले हमारे पास एक 3 कमरे वाली बिल्डिंग थी, 3 रूम बिल्डिंग, और इसको RNB ने बनाया था। उसका तखमीना तक 15 लाख रुपया था, लेकिन ये जगह जो है ये कम थी बच्चों के लिए। फिर हमने अंडर SSA इसके ऊपर एक और 3 रूम बिल्डिंग बनाई है, जिसका तखमीना है 16 लाख रुपये। तो नीचे जो बिल्डिंग है ये पहले वाली जो है, यानी इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में इसे आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर अभी खिड़कियाँ और ये दरवाजे कुछ में कमियाँ हैं, लेकिन हमने अभी तक इसको टेक ओवर नहीं किया है, क्योंकि जब तक ना ये पूरा वो कर ले, ये इसके दरवाजे जो है खिड़कियाँ जो है कंप्लीट ना करे, तब तक हम इसको टेक ओवर नहीं कर रहे। अब दूसरी जो बिल्डिंग है 3 रूम वाली भी जो बिल्डिंग है अंडर SSA जो है, इसका काम चल रहा है ये। तो बाकी जो वहाँ पर हमारे पास एक बाथरूम एक है, वो कम है, और अब देखते हैं कि हम वी विल एक्सप्लोर अदर वेज की कैसे उनको और हम टॉयलेट फैसिलिटी दे देंगे। इसमें यही वजह है कि ये कंट्रैक्टर है ये, और ये वो हमारी टर्म्स पर काम नहीं कर रहा है ये। तो जो ZDO चाहता है या हम जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि किस तरह से स्ट्रक्चर बने, तो ये वो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये इसमें ये आप जो कमियाँ देख रहे हैं इसकी बिल्डिंग में भी नीचे, तो उसी वजह से है ये। जब तक ना हमारी टर्म्स पर ये काम करे, क्योंकि ZDO की मीटिंग मैंने बुलाई है, तो दोबारा मैं ZDO से कहो कि इस तरह से वो उसको जल्दी 15 दिन या एक हफ्ते में या 1 महीने में वो उसको। सुना आपने, अगर नहीं तो हम बारीकी से बताते हैं। इन्होंने कहा कि पहले 3 कमरों का काम शुरू हुआ, जब काम शुरू हो गया तब इनको एहसास हुआ कि ये कमरे नाकाफी हैं, तो बिना इन कमरों को मुकम्मल तैयार किए उन्होंने 2 और कमरे बनवाने शुरू कर दिए। अब देखिए और खुद सोचिए कि सरकारी पैसों और मंसूबों का जमीनी सतह पर ये अफसर कैसा हासिल करते हैं। इसमें यही वजह है कि ये कंट्रैक्टर है ये, और ये वो हमारी टर्म्स पर काम नहीं कर रहा है ये। तो जो ZDO चाहता है या हम जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि किस तरह से स्ट्रक्चर बने, तो ये वो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये इसमें ये आप जो कमियाँ देख रहे हैं इसकी बिल्डिंग में भी नीचे, तो उसी वजह से है ये। जब तक ना हमारी टर्म्स पर ये काम करे। ऑफिसर ठेकेदार पर ही सारा ठिकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ठेकेदार को ये काम सौंपा किसने? इन बच्चों ने या इनके वालिदैन ने तो नहीं सौंपा होगा। जिस ठेकेदार को आपने काम सौंपा वो आपकी नहीं सुनता, तो फिर वो किसकी सुनेगा? क्योंकि ZDO की मीटिंग मैंने बुलाई है, तो दोबारा मैं ZDO से कहो कि इस तरह से वो उसको जल्दी 15 दिन या एक हफ्ते में या 1 महीने में वो उसको। जो काम 2 साल से रुका हुआ है वो ये 2 हफ्ते में पूरा करने की बात कह रहे हैं। खैर, हमें भी इंतजार है, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। भट्ट शहजाद की रिपोर्ट, बांदीपुरा, जी मीडिया। और किश्तवाड़ के कई इलाकों में पीने के पानी की कमी से लोग परेशान हैं। इलाके के काशवा गांव में 3 साल से लोग किसी तरह पीने के लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं और काफी कहने सुनने के बावजूद इंतजामिया पूरे गांव के लिए एक पानी का टैंक, अगर हम बात करते हैं तो भिजवा देती है, टैंकर भिजवा देती है। मकामी लोगों की माने तो टैंकर ऊपर से खुला हुआ होता है, जिसकी वजह से पीने का पानी जो होता है उस लायक का होता ही नहीं कि उसे इस्तेमाल किया जाए। काशवा गांव के लोगों ने महकमा PHE से पीने के साफ पानी मुहैया कराने की मांग की है। इधर रामबन में NH
एसडीयू यानी कि नेशनल हाईवे सब कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने 14 मई से हाईवे पर जारी तमाम कामों को बंद करने का फैसला किया है। रामबन में हुए एक मीटिंग में सब कॉन्ट्रैक्टर्स, पीआरडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजरी साइट स्टाफ शिरकत कर रहे थे, जिसके बाद काम बंदी का फैसला लिया गया। यूनियन की माने तो साल 2016 से ही इनका पेमेंट रोका गया है। यूनियन का इल्जाम है कि एचसीसी अपने क्लाइंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 100% पेमेंट ले चुकी, बावजूद इसके कॉन्ट्रैक्टर्स का पेमेंट रुका हुआ है। यूनियन के लोगों ने बताया कि हाईवे बनाने के लिए जरूरी मशीनरी और मजदूरों के पेमेंट के लिए उन्होंने बैंकों से कर्ज लिए थे, लेकिन एचसीसी की जानिब से पेमेंट रोके जाने की वजह से वो रकम नहीं चुका पा रहे हैं और बैंक उन्हें डिफॉल्टर करार दे रही है। अनंतनाग में डीसी ऑफिस में मीडिया कर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल लोगों की परेशानियों को लेकर जब भी मीडिया डीसी ऑफिस का रुख करता है तो उसे रोक दिया जाता है। मकामी सहाफियों का कहना है कि जब भी अफसरान से आवाम की परेशानियों को लेकर सवाल पूछने की कोशिश होती है तो उनकी अनदेखी की जाती है और कोई जवाब नहीं दिया जाता। और मारवा में बरसर प्रोजेक्ट के बांध के बनाने की मुखालफत मकामी लोगों को तहसील के सामने लगातार भूख हड़ताल और एहतजाज भी जारी है। मारवा के बालाई इलाके के लोग गुज़िश्ता 1 महीने से भूख हड़ताल पर हैं और उनका मुतालबा है कि 1200 मेगावाट बरसर प्रोजेक्ट के बांध के तहत रिहायशी मकान और ज़रई जमीन आ रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर पावर प्रोजेक्ट के तहत यहां पर बांध बनता है तो उनका बहुत नुकसान होगा। खेतीबाड़ी ही उनकी जिंदगी गुजारने का वाहिद जरिया है। वो किसी भी सूरत में मारवा में बांध नहीं बनने देंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं खबरों के सफर में। कुलगाम के नूराबाद इलाके में वाकई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत की गई है। नूराबाद के एमएलए अब्दुल मजीद पेडर ने इन क्लासेस का इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई कई वजहों से मुतासिर रहती है, ऐसे में तलबा अपने निसाब भी मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, जिसको देखते हुए स्मार्ट क्लासेस शुरू की गई हैं ताकि वो अपने पढ़ाई के अलावा दीगर कॉम्पिटिशन इम्तहानात की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। इधर कुलगाम के डीडीसी ने जिला सतही फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस अंडर 19 टूर्नामेंट में जिले की 18 टीमों ने शिरकत की। इसमें अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग मैच खेले जाएंगे। इस मौके पर डीडीसी ने कहा कि कुलगाम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इस तरह के टूर्नामेंट मकामी नौजवानों के टैलेंट को और ज्यादा निखारते हैं। तो कुलगाम में खासतौर से टूर्नामेंट्स का इफ्तिताह हुआ है और अलग अलग टूर्नामेंट खेले जाएंगे। आपको बता दें फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। इस अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट में जिले की 18 टीमें शिरकत कर रही हैं। इनमें अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग मैच खेले जाएंगे। इस मौके पर डीडीसी ने कहा कि कुलगाम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इस तरह के टूर्नामेंट मकामी नौजवानों के टैलेंट को और ज्यादा निखारने में एक बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। तो कुलगाम और कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर फुटबॉल को लेकर भी बड़ा क्रेज है और काफी बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट के अलावा भी, क्रिकेट का तो है ही, लेकिन फुटबॉल को लेकर भी दीवानगी बनी रहती है। श्रीनगर में खवातीन कारोबारियों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए एक शानदार एग्जीबिशन लगाया गया। इस एग्जीबिशन में रियासत भर के लोग पहुंच रहे हैं। एग्जीबिशन का मकसद रियासत के ऐसी खवातीन को अपने हुनर को दिखाने का मौका देना था जिनमें काबिलियत तो है लेकिन खुद को साबित करने के लिए उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। श्रीनगर में खवातीन कारोबारियों के लिए पहली बार एग्जीबिशन लगाया गया। आसमा अली और उज़मा ने IHM श्रीनगर के साथ मिलकर इस एग्जीबिशन को लगाया है। एग्जीबिशन लगाने के पीछे का मकसद खवातीन को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका फराहम करना है। एग्जीबिशन में खवातीन ने अपने टैलेंट का ऐसा नमूना पेश किया है कि देखने वाले वाह करते नहीं थक रहे हैं। आसमा अली का कहना है कि प्लेटफॉर्म की कमी और बुनियादी ज़रूरतों की कमी होने की वजह से खवातीन खुद को साबित नहीं कर पाती। ये एग्जीबिशन उनकी काबिलियत दुनिया के सामने पेश करेगा।
मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज देयर विल बी एन एग्जीबिशन बाय ऑल बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपनी स्किल्स को दिखा सके और मोर एंड मोर कस्टमर पोटेंशियल मिल सके। सेकेंड हमारा इसमें है वी कॉल इट बैठक, जहां हमने इनवाइट किया है विमेन फ्रॉम ऑल लीडिंग फील्ड्स, जहां पे उन्होंने अपना मेटल प्रूव किया है उनको। लेकिन जो उसमें हमें ऑडियंस है, ऑडियंस हमने यूथ लाया है, बट यूथ भी हमने एक सिलेक्टिव पोर्शन लाया है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें पहली बार ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हाँ, होते रहते हैं यहाँ एग्जीबिशंस कश्मीर में, लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब ना फुल फ्लेजेड नहीं हुआ करते थे। इससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, फीमेल ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट, अपने एम्प्लॉयमेंट एक क्रिएट कर रही हैं, डिपेंडेंट नहीं हो रही हैं इससे किसी से, और इससे एक एक्सपोजर मिलता है हम लोगों को। तो ये हमने ये एक बेनिफिट मिला है कि हमारे जो हम डिफरेंट वैरायटीज़ यहाँ रख रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी ओनली इंडियन, हमने कश्मीरी, पाकिस्तानी, इंडियन, ट्रेडिशनल हर कोई आइटम रखा है। लेट्स सी कैसा आ रहा है, हमें वहाँ से भी कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी देख रहे हैं इंशाल्लाह क्या होगा आगे, तो इंशाल्लाह। एग्जीबिशन में आने वाले लोगों की माने तो ये अपनी तरह का पहला एग्जीबिशन है जिसमें कपड़ों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कश्मीरी सूट के अलावा पाकिस्तानी सूट्स को भी जगह दी गई है। इसमें किताबों के भी अलग स्टॉल्स लगे हैं जिनमें ऐसी चुनिंदा किताबें रखी गई हैं जो आम दुकानों पर आसानी से नहीं मिल पाती। इजाफा तो होगा, जैसे यहाँ मेकअप का भी एक स्टॉल लगा हुआ है। जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट है, कुछ लोग तो जानते भी नहीं है, यहाँ सब आएंगे, मेकअप खरीदेंगे, मेकअप देखेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली उनके काम में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर रियासत में जहाँ आए दिन हालात खराब होने की वजह से आम कारोबारियों को परेशानी होती है, ऐसे में खवातीन कारोबारियों के लिए प्लेटफॉर्म और खरीदार मिलना मुश्किल है। ऐसे में इस तरह के एग्जीबिशन अंधेरे घर में रोशन चिराग की तरह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रियासत में सिर्फ देही और बालाई इलाकों में ही बुनियादी सहूलियात का फुकदान नहीं है, लेकिन शहरी इलाके भी इससे महरूम है। ऐसा ही एक इलाका है जम्मू का पाटोली मनगोत्रा। बल्दिया और सरकार के तमाम दावों के बावजूद इस इलाके में ना तो साफ सफाई का माकूल इंतजाम है और ना ही ड्रेनेज का। गंदे पानी से भरी नालियां, टूटी फूटी सड़कें और सड़कों के किनारे कूड़े का अंबार, ये दूर दराज के इलाके में वाकई किसी गांव या कस्बे की तस्वीर नहीं है। ये जम्मू शहर का पाटोली मनगोत्रा का इलाका है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है ये। ग्रेड 2 सिटी में शुमार होता है इस शहर का। स्मार्ट सिटी के तौर पर इसे डेवलप करने का मंसूबा है, लेकिन हालत देखिए क्या है इसकी। जम्मू का ये अकेला इलाका नहीं है जहां बुनियादी सहूलियात ना के बराबर हैं। दुकानें हो या रिहायशी इलाके, सभी जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बीमारियों को दावत देता ये इलाका। नाली और सड़कों पर महीनों गंदगी फैली रहती है, लेकिन ना तो बल्दिया अफसरान का ध्यान इस तरफ है और न ही उनके मुलाजमीन का। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है और नालियाँ तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है और यहाँ तो बैठा भी नहीं जाता है। पास में स्कूल है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और दुकानें हैं, घर हैं साथ में, नालियाँ फुल भरी हुई हैं। जो यहाँ के सफाई कर्मचारी है वो काम करके राजी नहीं है। अगर उनको बोलो तो उल्टा गाली गलौज पे आते हैं, इसलिए कोई उनको बोलता नहीं है। इस नाली में देखो इधर से निकालते नहीं हैं, उधर देखो डेरी पड़ी हैं, सूख जाएंगी, उधर डेड हो जाएंगी। 4-4 महीने तक कोई उठाने वाला नहीं। कभी कभी आएंगे, थोड़ा ऊपर से उठाया तो चले जाएंगे, बस यही है। तो इनको सोच इनकी गंदी है। इनके जितने वर्कर हैं कोई इधर हमारी सुध बुध लेने नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि बल्दिया को इसकी जानकारी नहीं है। इलाके की सफाई के लिए मकामी लोग कई दफा बल्दिया से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अफसरान की बात क्या करें, सफाई मुलाजमीन भी इनसे सीधे मुंह बात नहीं करते। यहाँ तो हम कहते हैं हम कैसे जी रहे हैं। ये सरकार झूठी गवाही दे रही है कि हमने स्वच्छ भारत अभियान किया है, वो डब्बे दे दिए, डब्बे नाम के हैं, एक बार लेते हैं एक बार देते हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं। जब हम इनको कहते हैं सफाई करो तो कहते हैं कि आप दादागिरी दिखाते हैं। हमने कई बार कहा है, जो म्यूनिसिपैलिटी के एहलकार है वो भी ऐसे ही। जम्मू की इन दो तस्वीरों को देखिए, एक यूनिवर्सिटी के पॉश एरिया की है तो दूसरी पटोली मनगोत्रा बस्ती की। इस तरह की तस्वीरें उमूमन मुल्क के हर बड़े शहरों में देखने को मिल जाती हैं। लगता ही नहीं कि ये किसी एक ही शहर की बस्तियां हैं। एक में तमाम सहूलियात हैं तो दूसरे में सिरे से गायब।
जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद्य की रिपोर्ट। और आइए अब चलते चलते देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। जी मीडिया पर महा एग्जिट पोल, 3 एग्जिट पोल में कर्नाटक में किसी को अक्सरियत मिलने के इम्कानात नहीं बन सकती है सहरुखी असेंबली।